नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे और कांग्रेस ने जब भारतीय आदिवासी पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन किया था, सीकर में अमराराम चौधरी जो कि सीपीआईएम के प्रत्याशी के तौर पर गठबंधन प्रत्याशी के रूप में उतरे थे, हमने तभी कहा था कि कांग्रेस ने भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन करके दूरगामी तौर पर गलत फैसला लिया है। हो सकता है तात्कालिक फायदे हो जाए, बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी को रोकने में कामयाबी मिल जाए, बीजेपी के मिशन 25 को रोकने में कामयाबी मिल जाए, एंटी बीजेपी प्रदेश स्तर पर माहौल बनाने में कामयाबी हो जाए। ये फायदे हो सकते हैं, लेकिन दूरगामी नुकसान है और अब वो नुकसान सामने दिखने लग गए हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम आते ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल और भारतीय आदिवासी पार्टी के राजकुमार रौत ने यह स्पष्ट कर दिया, हमारी अपनी स्वतंत्र लाइन लेंथ है। सिर्फ इतना ही नहीं, 2 दिन पहले तो जो सीपीआई के अमराराम है वो भी राजकुमार रौत के साथ ही धरने पर बैठे थे। यानी कि ये तीनों अपनी लाइन लेंथ चुनने वाले हैं, कांग्रेस के साथ भविष्य में आगे चलने वाले नहीं हैं। भारतीय आदिवासी पार्टी ने तो यहां तक ऐलान कर दिया है कि बीजेपी के एनडीए गठबंधन और कांग्रेस के इंडिया अलायंस को छोड़ करके बाकी की पार्टियां मिलकर के स्वदेशी राजनीतिक गठबंधन बनाएंगे। मध्य प्रदेश के अंदर एक पार्टी है जीजीपी, जिसका पूरा नाम है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। उसके साथ तो गठबंधन का ऐलान भी कर दिया है भारतीय आदिवासी पार्टी ने और यह भी कह दिया है कि जो अमरवाड़ा का उपचुनाव होना है मध्य प्रदेश में, वो हम साथ में चुनाव लड़ेंगे। दरअसल भारतीय आदिवासी पार्टी ने बहुत कम समय के अंदर एक डार्क हॉर्स जिसे कहते हैं पॉलिटिक्स का, एक पार्टी के तौर पर वो डार्क हॉर्स के रूप में सामने आई है और बहुत कम समय में उसने दक्षिणी राजस्थान में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। 2018 में तो हालांकि वो भारतीय ट्राइबल पार्टी हुआ करती थी, जो कि गुजरात के एक नेता, आदिवासी नेता छोटू भाई वसावा ने बनाई थी। उसी के टिकट पर सागवाड़ा और 84 की 2 सीटें भारतीय ट्राइबल पार्टी जीती थी। 84 से राजकुमार रौत ही जीते थे। लेकिन 2023 के चुनावों से पहले भारतीय आदिवासी पार्टी राजकुमार रौत ने अलग से बनाई, सारे विधायक उसमें आए। उन्होंने 27 सीटों पर विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारे, 3 सीटों पर चुनाव जीतने में कामयाबी मिली और बांसवाड़ा डूंगरपुर की 4 विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां नंबर 2 पर रहे। यानी कि बीजेपी और कांग्रेस के तौर पर जो प्लेयर थे वो नंबर तीसरे पर चले गए। यानी कि 3 सीटें आपने जीती, 4 पर आप नंबर 2 पर रहे। 4 और 3 7 सीटें आपकी मजबूत होल्ड की हो गई। और इस बार लोकसभा चुनाव के साथ जो बागीदोरा, जो कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय की खाली हुई सीट थी, जो कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, महेंद्रजीत सिंह मालवीय का बागीदोरा बहुत मजबूत होल्ड हुआ करता था। 2008 से वो लगातार वहां पर चुनाव जीत रहे थे और इस बार का चुनाव जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, बीजेपी 115 सीटें जीत करके सूबे में सत्ता में आई, तब भी बागीदोरा सीट से महेंद्रजीत सिंह मालवीय 41,000 वोटों से चुनाव जीते थे। और बीजेपी को उम्मीद थी कि इससे हम बागीदोरा की विधानसभा सीट तो अपने कोटे में ले ही लेंगे, लेकिन इस बेल्ट के अंदर भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रभाव को रोकने के लिए हमें एक बहुत ही खांटी नेता चाहिए, जिसके पास संगठन हो, जिसके मैनेजमेंट स्किल हो, जिसकी अपनी हर इलाके के अंदर अप्रोच हो। और महेंद्रजीत सिंह मालवीय को साथ में लिया, लेकिन वो बुरी तरह से चुनाव हार गए क्योंकि कांग्रेस ने भारतीय आदिवासी पार्टी के राजकुमार रौत का यहां पर समर्थन किया। लिहाजा मुकाबला त्रिकोणीय न होकर के आमने सामने का मुकाबला हो गया और बीजेपी यहां से चुनाव हार गई। और भारतीय आदिवासी पार्टी सिर्फ राजस्थान की अब पार्टी नहीं रही है। इन्होंने राजस्थान, उससे लगते हुए गुजरात और मध्य प्रदेश के आदिवासी बेल्ट है, इस पर विशेष तौर से फोकस किया था। और मध्य प्रदेश के अंदर इस बार एक सीट है जहां से मध्य प्रदेश की सेलाना है, रतलाम की सीट, वो भारतीय आदिवासी पार्टी वहां से चुनाव जीती भी है। और अब तो जीजीपी के साथ मिलकर के आगे वो अपना मध्य प्रदेश के अंदर भी विस्तार करने वाले हैं। आज की तारीख में भारतीय आदिवासी पार्टी की अगर ताकत को आप समझेंगे, क्योंकि राजस्थान के अंदर 5 सीटों पर उपचुनाव होने, जो विधायक सांसद बन चुके हैं उनकी सीटों पर, जिसमें खींवसर से हनुमान बेनीवाल नागौर के सांसद बन गए, उस सीट पर उपचुनाव होना है। ये जो डूंगरपुर की 84 सीट है, वहां से राजकुमार रौत सांसद बन गए उनकी सीट पर। अब देखिए, राजकुमार रौत के पास में पहले 3 सीटें थी, एक 84 खुद वाली सीट, अब बागीदोरा की सीट जीत गए, 84 वापस वो खुद 100% जीतेंगे। अब भारतीय आदिवासी पार्टी के पास विधानसभा में 4 सीटें हो गई है और लोकसभा में 1 सीट हो गई है। साथ साथ देखिए, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर पूरी तरह से उनका मजबूत होल्ड है। अगर हम दक्षिणी राजस्थान की बात करते हैं तो बांसवाड़ा के अंदर विधानसभा की 5 सीटें आती हैं, डूंगरपुर में 4 सीटें आती हैं, प्रतापगढ़ में 2 सीटें आती हैं
उदयपुर के अंदर 8 सीटें आती हैं। अगर अपन उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर को मिलाते हैं तो विधानसभा की 19 सीटें आती हैं। आदिवासी पार्टी ने अपना अब अलग स्टैंड ले लिया, अब वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में नहीं है। जाहिर सी बात है अगले चुनाव में आदिवासी पार्टी पूरी मजबूती से, और इस बार भी आदिवासी पार्टी पूरे राजस्थान में नहीं भागी थी, उसने दक्षिणी राजस्थान की 27 सीटों पर ही अपने प्रत्याशी उतारे थे जहां उनका काडर था। दूसरा संकेत यूं समझिए कि जब पोलिंग हो गई सेकंड फेज की लोकसभा के चुनाव, तो उसके तुरंत बाद जो भारतीय आदिवासी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन्होंने उदयपुर की पूरी कार्यकारिणी भंग कर दी। ऊपर से लेकर नीचे तक, मंडल अध्यक्ष से लेकर के सामान्य बूथ इंचार्ज तक सबको हटा दिया। उसके पीछे रीजन यह था कि उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव के अंदर संगठन के तौर पर, कार्यकारिणी के तौर पर, पार्टी पदाधिकारियों के तौर पर उन्होंने सही काम नहीं किया। इससे एक संकेत यह भी मिलता है कि अगर उदयपुर में उनकी मजबूत प्रेजेंस नहीं होती, मौजूदगी नहीं होती, तो फिर वो कार्यकारिणी भंग करने में इतनी जल्दबाजी नहीं करते। कहीं ना कहीं उनकी मजबूत पकड़ बनती जा रही है उदयपुर के अंदर। यानी कि कांग्रेस ने भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन करके अपने हिस्से की ये 19 सीटें तो खतरे में डाल ही दी है। इसके अलावा नागौर के अंदर विधानसभा की 10 सीटें हैं। 2018 में आपके पास में 6 सीटें थी, 10 में से 3 बीजेपी के पास में थी, 1 आरएलपी के पास में थी। लेकिन बावजूद इसके इस बार आपने आरएलपी के साथ गठबंधन किया, कांग्रेस का वोट ट्रांसफर हुआ आरएलपी की ओर से, और आपके कार्यकर्ताओं के बीच भी आरएलपी ने विस्तार कर दिया। आरएलपी का अपना वोटर तो अपने साथ रहा ही रहा, लेकिन आपके कार्यकर्ताओं के बीच भी हनुमान बेनीवाल ने, जाहिर सी बात है जब 1 महीने तक कैंपेन चलता हो, आपके नेताओं ने हनुमान बेनीवाल की तारीफों में बयान दिए हो, तो इसका इंपैक्ट आम कार्यकर्ता के माइंडसेट पर भी पड़ता है। उनके अंदर भी एक बड़ा वर्ग ऐसा होगा जो पहले मूल कांग्रेस हुआ करता था, एंटी हनुमान बेनीवाल हुआ करता था, या फिर हनुमान बेनीवाल में विशेष कोई रुचि नहीं रखता था, वो अब हनुमान बेनीवाल में इंटरेस्ट लेने लगेगा। और आपने अपने एक बड़े वोट बैंक को गंवाया। 29 वो सीटें, 10 ये लोकसभा की सीटें, 39 हो गई, 19 और 10 29 हो गई। इसके अलावा सीकर से अमराराम। वैसे भी सीपीआई इस इलाके की 1-2 सीटों पर अपना मजबूत होल्ड रखती भी है। इस बार वो 8 सीटें भी आपने अपने खाते से गंवा दी है, क्योंकि इस बार के इलेक्शन में बतौर सांसद अमराराम संगठन खड़ा करेंगे पूरे सीकर के अंदर, सीकर लोकसभा क्षेत्र के अंदर। और यहां पर पार्टी के कार्यकर्ता, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस सीटें गंवाएगी और सीपीआई जीत लेगी, लेकिन इससे कांग्रेस के वोट बैंक या फिर एंटी बीजेपी वोट बैंक में एक बड़ा डिवाइडेशन होगा, जिससे बीजेपी के लिए फायदे की स्थितियां बनेगी। लिहाजा जो मैं लोकसभा चुनाव के गठबंधन के समय या चुनावों के परिणामों से पहले कहता था कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश था जहां पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस अक्सर चलता रहा है, छोटी पार्टियों को कभी उबार बड़ा मिला नहीं है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने अंगुली पकड़ा करके छोटी पार्टियों को वो ऊपर लेकर के आई है, जिसका दूरगामी परिणामों के तौर पर कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा। आपकी इस पूरे पॉलिटिकल एपिसोड को लेकर के, बदलती हुई स्थितियों को लेकर के, और राजस्थान में जो 5 सीटें हैं, दौसा, खींवसर, देवली, उनियारा, झुंझुनू और 84, इन सीटों पर जो उपचुनाव होना है, इसको लेकर के क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।